गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र में पार्ट 1 विकास के आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम विकास से संबंधित बहुत सारी बातों को समझ चुके हैं। इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था आपको कि विकास जब होता है, विकास की जहाँ बात आती है तो सभी का लक्ष्य अलग अलग देखने को मिलता है। अब राष्ट्रीय विकास क्या है? तो राष्ट्रीय विकास के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानना आवश्यक है कि उनमें किसी एक के विषय में आप नहीं सोच सकते। राष्ट्र का विकास यानी हर व्यक्ति का विकास, हर व्यक्ति से संबंधित होता है राष्ट्र का विकास। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन दी है कि किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न परस्पर विरोधी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सबकी धारणाएं, सबकी सोच एक जैसी हो, उनकी सोच अलग भी हो सकती है। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? निर्णय कैसा किया जाए? न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, या ये भी हो सकता है कि लोगों को लाभ होगा या कुछ भी नहीं। तो राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करने से है। यहाँ पर एक अखबार की रिपोर्ट दिखाई गई है। अब वो अखबार की रिपोर्ट क्या है, पेज नंबर 7 पर देखेंगे। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़ेघर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में हुआ। कौन से शहर में हुआ? आबिदजान शहर में, जो कहाँ है स्थित? अफ्रीका देश में, अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट में। और कौन सा शहर था? आबिदजान शहर। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर दरोड़े पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए। विषाक्तता के कारण, जहरीला जो उसमें डाला गया था कूड़ा कचरा, उसकी विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। और ये सब कहाँ डाल दिया गया था? शहर के खुले कूड़ेघर और आसपास के समुद्री इलाके में और समुद्र में भी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये तो बात हो गई किसकी, कि किस तरह से मतलब देखा जाए तो विकास के नाम पर लोगों की जान पे बनी आई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और बात और देखने को मिलती है कि जब हम बात विकास की करते हैं, यानी विकास के अर्थ की करते हैं, तो हमें अर्थ अलग अलग समझ में आता है। जैसे कि अभी हमने आइवरी कोस्ट में देखा कि भले ही वहाँ पर औद्योगिक रूप से वो सक्षम हो, लेकिन उसी उद्योगों के जरिए, विकास के जरिए क्या हुआ, कुछ लोगों तक ये हानि का कारण बना। अब इससे पहले कि हम इस विषय पर और बात करें, तो जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों की बातें अलग अलग हो सकती है, कक्षा के विद्यार्थी भी अलग हो सकते हैं, उनकी सोच अलग हो सकती है। अब जब हम विद्यार्थियों को देखते हैं तो उनकी ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार उनमें अंतर भी पाया जाता है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, या सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? हम उन पर जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसमें कैसे चुनेंगे? सेम यही बात विकास पर भी लागू होती है कि देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझती है। मतलब देश
कि अगर विकास की बात की जाए तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का माप जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रति व्यक्ति उस देश के प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, उससे हम देशों की तुलना कर सकते हैं। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस बात पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अगर आय अधिक है तो वस्तुएं भी अधिक उपलब्ध होगी और उसकी आवश्यकताएं भी अधिक होगी। जिसके पास जितने पैसा होता है वो उतना खर्च करना चाहता है। जो भी लोगों की पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वो उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जा सकता है। आय के बारे में जब हम देखते हैं तो अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय से है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आय देखकर ही हमें पता चलता है कि उस देश के कुल व्यक्तियों की आय कितनी होगी। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुछ आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग हो सकती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या काम कर सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हो सकते हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय किस प्रकार निकाली जाती है? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। जो भी देश की कुल आय है उसमें किससे भाग देंगे? कुल जनसंख्या से। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी हम कह सकते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2019 में प्रति व्यक्ति आय US डॉलर के हिसाब से 49,300 प्रति वर्ष या इससे अधिक है। उसे समृद्ध और उच्च आय देश और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय US डॉलर के हिसाब से 2500 प्रति वर्ष या उससे कम है तो उन्हें निम्न आय वाले देश कहा जा सकता है। जिनकी लगभग 50,000 से ज़्यादा है प्रति वर्ष आय वो अधिक समृद्ध माने जाएंगे और जिनकी सिर्फ 2,500 प्रति वर्ष है तो वो कम माने जाएंगे। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, न कम न ज़्यादा, बीच में है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल US डॉलर के हिसाब से 6,700 प्रति वर्ष थी। जो समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश भी शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जा रहा है। मतलब इसका विकास हुआ है और चल रहा है। यहाँ कुछ तालिका दी है जिसमें दो देशों की तुलना दी है, एक ख है और एक क और ख है। नागरिकों की मासिक आय दी है। तो इस प्रकार से हम औसत आय को बता सकते हैं और असमानताएं देखने को मिलती भी है हमें। ये हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करके। ये गरीब विहीन और अमीर विहीन व्यक्तियों का देश है। गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश है। हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया। इस प्रकार से हम इसको माप सकते हैं। चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। अब हम जब आय और आय अन्य मापदंड देखते हैं तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय रुपयों में किसकी मानी गई है? हरियाणा, फिर केरल और उसके बाद सबसे कम बिहार। ये 2019 का सर्वेक्षण रिपोर्ट है। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, वे सुरक्षा, आदर, समानता, व्यवहार पाना, अच्छा व्यवहार पाना, आज़ादी, इन लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। सिर्फ उनको आय से मतलब नहीं है। हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के और विषयों के बारे में भी सोचते हैं। अब जैसा कि हमने तालिका में देखा कि हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय इसमें दर्शाई गई है। 2016-17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। अब तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और सबसे पीछे कौन है? बिहार। औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में कितने हज़ार? 2,03,340 रुपये कमाता है, कम से कम 2 लाख के बराबर।
मान लीजिए, जबकि बिहार में औसतन 38,631 रुपये, ये भी मान लीजिए। तो विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा क्या है, सबसे आगे, सबसे अधिक, बिहार सबसे कम, सबसे पीछे विकसित राज्य माना जाएगा। आंकड़ों पर नज़र डालते ही हमें पता चल जाएगा कि तीनों राज्यों में से कौन सबसे आगे है। इसकी तालिका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी दी गई है कि हरियाणा, केरल और बिहार। ये शिशु मृत्यु दर, साक्षरता का दर और निवल उपस्थिति अनुपात। अब देखा जाए तो साक्षरता की दर 96% किसकी है, केरल की है, और शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक हरियाणा आगे है। जब निवल उपस्थिति अनुपात देखा जाता है प्रति 100 व्यक्ति पर, तो ये 14 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के उच्चतर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है आंकड़ा, 77 केरल का। इस हिसाब से भी हम इसे माप सकते हैं, ये तुलनात्मक आंकड़े हैं। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।